हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आस्था आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट 1 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं 1 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, with reference to the history of the Indian national movement, who was the first Indian to start a movement for political reform? तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। राइट ऑप्शन डी होगा। Which step was taken by the British government with the aim of wresting political power from the hands of the company? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के लाने का मकसद था कि कंपनी के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुपरविजन में लाना। सो राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, ये सही है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी सही है। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जॉर्ज यूले, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। द ट्रूथ अबाउट द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो इंडियन गवर्नमेंट हर एक 5 साल पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेकर के आती है। 2015 में लाया गया था, जिसका समय 2015 से लेकर के 2020 तक था, लेकिन कोविड की वजह से इसे बढ़ा करके 2023 तक कर दिया गया था। फिर जो 2023 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई उसका समय है 2023 से लेकर के 2028 तक। सो राइट ऑप्शन ए होगा। दिस इज एप्लीकेबल बिटवीन 2023 टू 2028। Which 5-year plan had the slogan towards faster and more inclusive growth? तो वो था 11th 5-year plan का स्लोगन। इसका समय था 11th 5-year plan का 2007 से लेकर के 2012 तक। राइट ऑप्शन बी होगा। इंटरेस्ट पेमेंट सब्सिडीज पेंशंस आर पार्ट ऑफ व्हाट इन द बजट फिगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है और एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी इज? तो जीडीपी होता है किसी कंट्री के बाउंड्री के अंतर्गत, चाहे वो विदेशी हो या अपने सिटीजन हो, के द्वारा 1 फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किए गए टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू। इसमें फॉरेन से जो इनकम है वो इंक्लूडेड नहीं रहता है, लेकिन जीएनपी में फॉरेन से जो इनकम रहता है वो भी इंक्लूडेड रहता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो यही बेसिक डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। राइट ऑप्शन ए होगा। विच इज ट्रू रिगार्डिंग इस्टेब्लिशमेंट? एनएसओ को इस्टेब्लिश किया गया था 2019 में, ये सही है। आईआरडीए को 1999 में, सेबी को 1988 में, ये सभी सही है। ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स इन टर्म्स ऑफ शेयर इन जीडीपी। तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर है जीडीपी में 20.19%, ये सही है। सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है 25.92%, ये भी सही है। टर्शियरी सेक्टर का शेयर है 53.89%, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है और हमें चूज करना है फॉल्स, तो कोई भी फॉल्स नहीं है, तो नॉन ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन? दिस इज ए प्राइस हाइक, ये सही है। प्रॉफिट टू दी मनी लेंडर, कर्ज देने वाले को मनी लेंडर को प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि करेंसी का परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब कर्ज लेने वाला लौटाएगा तो उस जो करेंसी मनी लेंडर के पास आएगी उसका परचेजिंग पावर कम हो चुका होगा, इसलिए उसको लॉस होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, ये गलत है। रिड्यूस करेंसी स्प्रेड, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए करेंसी के स्प्रेड को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये सही है। ऑल ऑफ दी अबव, ये आंसर दिया हुआ है ऑल ऑफ दी अबव, लेकिन ये बी वाला गलत है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं होगा, इसमें से ये गलत होगा। नो बैंक ऑफ द आरबीआई कैन गिव लोन एट ए रेट लेस दैन ए लिमिट, दिस लिमिट इज कॉल्ड। इस लिमिट को MCLR कहा जाता है। MCLR का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। आरबीआई ने इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। इससे कम रेट पे कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन नहीं दे सकता है, तो ये सही है।
रेपो रेट वह रेट होता है जिस पे कि रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। और रिवर्स रेपो रेट, यदि किसी कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस मनी है तो वो रिजर्व बैंक के पास में रखता है, उसके बदले में रिजर्व बैंक से उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसी को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। और बेस रेट भी वह मिनिमम रेट होता है जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जिससे कम रेट पे कोई भी कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकते हैं। तो खैर इसमें से दिया हुआ है आंसर बी। बाय होम इज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन हार्मोन कॉल्ड पिट्यूटरी इज इंजेक्टेड इनटू ए मिल्क एनिमल। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड में स्रावित करता है, और उससे जब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन से रिलेटेड जब इंजेक्शन किसी एनिमल को, दुधारू एनिमल को दिया जाता है, तो उसका दूध इंक्रीज कर जाता है, दूध देने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इंक्रीजेज। राइट ऑप्शन ए होगा। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC इज प्योरीफाई द ब्लड, नहीं, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, बिल्कुल यही एंटीबॉडी बनाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। Next, although there is continuous release of heat in the body, still the temperature of the body does not drop. What is the reason for this? Circulation of blood throughout the body, यही रीजन है। राइट ऑप्शन ए होगा। हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, मेंटेन करके कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फाउंड इन ए ब्रेस्ट फीड बेबी एज कंपेयर टू ए बोतल फीड बेबी। इट इज लेस फैट, ये सही है। इट हैज मतलब कम मोटापा कम रहता है, मतलब बच्चा मोटा नहीं हो पाता, उसमें मोटापा नहीं आता है। इट हैज़ मोर डिजीज रेसिस्टेंस, ये भी सही है। ही गेट्स मोर विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, ये भी सही है। देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन इट्स लेंथ, नहीं, एबनॉर्मल इंक्रीज लेंथ में नहीं होता है, ये गलत है। तो 4 गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो 1 2 3 सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। द कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिक सीड्स इज परमिटेड बाई होम। तो ये परमिट दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल अप्रूवल कमेटी के द्वारा, GEAC। राइट ऑप्शन डी होगा। स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन के डिफिशियंसी से। राइट ऑप्शन सी होगा। टू हुम इज द स्पेशलिटी ऑफ विटामिन M इम्पोर्टेंट, विटामिन M नहीं है, विटामिन E है, ये विटामिन E इम्पोर्टेंट। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीथ, नहीं। फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये भी नहीं। इन दी नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेक्स ग्लैंड्स, ये सही होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। विच विटामिन हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन K। विटामिन K की कमी यदि हो जाती है, इसका केमिकल नाम है फाइलोक्विनोन, तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, थक्का जम नहीं पाता है। कंटिन्यूसली यदि कहीं पे कट जाएगा तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगी, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। सो राइट ऑप्शन सी होगा। विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है। विटामिन C से एस्कॉर्बिक, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी से एस्कर्बी नाम की डिजीज होती है। द न्यूक्लियस इज द मेजर ऑर्गेनल फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल उस सेल को कहा जाता है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड रहता है। अब प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। सम सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस इन द एडल्ट स्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सच ए सेल। तो RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, रेड ब्लड सेल यानी रेड ब्लड कर्पस्कल्स में। राइट ऑप्शन ए होगा। हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिजीज विच इज कैरिड, वुमेन डू एंड इट ऑल्सो मैनिफेस्ट इन वुमेन, नहीं, ये मदर अपने सन में ये ट्रांसफ़र कर देती है, यानी वुमेन के द्वारा एक मेन में ट्रांसफ़र किया जाता है। डन बाय वुमेन एंड मैनिफेस्टेड इन मेन। राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, ये सही है। गोल्जी बॉडी का कैमिलो गोल्जी ने की थी, ये भी सही है। विटामिन का फंक ने किया था, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा।
फॉर विच डिजीज इज द टेस्ट कॉल्ड एलिसा डन? एलिसा टेस्ट HIV के लिए किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। एलिसा का मतलब होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज? तो मॉस्किटो से मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, डेंगू भी मॉस्किटो के काटने से होता है, चिकनगुनिया भी होता है, तीनों होता है, तो मोर देन वन, राइट ऑप्शन डी होगा। इन न्यूक्लियर मेडिसिन इट इज़ यूज्ड फॉर? कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है, P32 भी यूज किया जाता है, और आयोडीन 131 भी यूज किया जाता है, तो ऑल ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ द एसिड रेन? एसिड रेन है मतलब एसिड होगा, और एसिड का pH 6 से लेस होता है, तो 5.6 हो जाएगा इसमें, लेस देन 5.6, राइट ऑप्शन ए होगा। द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस आर? तो एसिडिक मीडियम में फिनोप्थेलिन का कलर कलरलेस रहता है, जबकि बेसिक मीडियम में पिंक कलर का रहता है, राइट ऑप्शन डी होगा। सीन गैस यानी सिंथेसिस गैस इज ए मिक्सचर ऑफ? तो सिंथेसिस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज टू मेक बुलेट प्रूफ ग्लास? तो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में यूज होता है PMMA यानी पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट का यूज किया जाता है, पॉलीमिथाइल मेथेक्रिलेट, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा फॉर फायर एक्सटिंग्विशर कंटेंस एसिड? तो इसमें सोडा फॉर फायर एक्सटिंग्विशर कंटेंस एसिड, इसमें क्या रहता है? तो इसमें रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसा इसलिए इसमें रहता है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 प्लस H2SO4 ये आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बनाता है, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं आग बुझाने में काम आता है, तो इसलिए आग बुझ जाती है। तो इसमें रहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर? तो देखिए, यदि आप 10th क्लास के साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ें या पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एक बात क्लियरली लिखी हुई है कि सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, यानी जब पोटेशियम एंड सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल के ऑक्साइड बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है और वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो चूँकि सोडियम और पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, वहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट की वजह से हाइड्रोजन बर्न करने लगता है, जल उठता है। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो हाइड्रोजन को जला देती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो सिर्फ इतने से ही इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा होगा? यदि पोटेशियम है तो पोटेशियम, सोडियम है तो सोडियम। तो सोडियम इनमें से सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा, सोडियम। तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम का ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन ये ऑक्साइड फिर से चूँकि वाटर में सॉल्युबल है तो वाटर में सॉल्युबल होकर के ये हाइड्रोक्साइड बना लेगा, यानी सोडियम Na प्लस H2O ये मिल करके फाइनली बना लेगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चूँकि यहाँ पे हीट लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो इस हीट की वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे जल उठेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, और इसका भी प्रोडक्ट जब ये रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है यहाँ पे। इसके बाद यदि हम देखें तो एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक ये न तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं और न ही हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, लेकिन स्टीम से ये रिएक्शन करते हैं, जिंक एंड आयरन।
स्टीम से रिएक्शन करते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो लेड, कॉपर एंड सिल्वर या फिर गोल्ड, ये किसी भी फॉर्म में वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, ना तो कोल्ड वाटर से, नहीं तो हॉट वाटर से, नहीं स्टीम से रिएक्शन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव सोडियम होगा, उससे कम होगा मैग्नीशियम और सबसे कम आयरन एंड जिंक होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हो, सिंपल अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती हो, 2 + 3 हमेशा 5 होता हो, कुछ अदर नहीं होता हो। तो इसमें से यदि हम देखें तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स क्या होता है, जब कोई भी लार्ज फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है तो फोर्स और उस टाइम के मल्टीप्लिकेशन को इम्पल्स कहा जाता है, यानी फोर्स इनटू ए स्मॉल टाइम, इसके मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है इम्पल्स, जिसको जे से डिनोट किया जाता है। हम जानते हैं फोर्स होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इंटू एक डेल्टा टी तो है ही, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाता है, डेल्टा पी आता है, यानी इम्पल्स जो होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है और लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा, तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, F डॉट DS, ये होता है। ये डॉट प्रोडक्ट है या इसी को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती है। देखिए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर निकल करके आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर निकल करके आता है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा स्केलर होगा, यानी वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा सी होगा, वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज द फाउंडर। तो यूट्यूब के फाउंडर स्टीव चेन हैं, ये सही है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, ये भी सही है। ट्विटर के फाउंडर जैक डर्सी, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। प्लीज मैच दिज। रेडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को मेजर करता है, ए का 2 होगा। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, तो बी का 1 हो जाएगा। टैकोमीटर रोटेटिंग स्पीड को मेजर करता है, तो सी का 4 हो जाएगा। एंड एनीमोमीटर ये एयर के वेलोसिटी को मेजर करता है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इसमें से ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन सी होगा। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो कर दिया जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, या यूँ कहें कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए, वो फिर वापस लौट करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर नहीं आए, अर्थ के सरफेस पे नहीं आए, उसी मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला आता है VE इज इक्वल टू √2GR होता है। तो जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 2 × 9.8 × 6400 किलोमीटर, जब इसमें पुट करते हैं किलोमीटर को मीटर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके और इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ सरफेस से एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू निकल करके आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बम्स अफेक्ट्स ओनली लिविंग बींग्स एंड नॉट बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो इनमें से न्यूट्रॉन बम जो है ये भी एक तरीका के स्मॉल हाइड्रोजन बम है। तो जब इसका विस्फोट होता है तो इसमें न तो बहुत बड़ा धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, और न ही ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है। इससे निकलता क्या है, इससे लार्ज अमाउंट में रेडिएशन इमिट होता है, लार्ज अमाउंट में न्यूट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं। तो लार्ज अमाउंट में रेडिएशन, गामा रेज का जब रेडिएशन होता है तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है, तो इससे जान माल की बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, बिल्डिंग्स वगैरह की हानि नहीं होती है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा ए होगा। एटॉमिक बम हो गया, ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पे बेस्ड है एटॉमिक बम।
जब यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे स्लो न्यूट्रॉन को भेजा जाता है तो ये बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट जाता है और यहाँ से एवरेज जो हम कहें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और मास का डिफेक्ट जो आता है वही मास का डिफेक्ट E = m/c² फार्मूला से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वही एनर्जी जो है इससे लोग मरने लगते हैं इसी रेडिएशन की वजह से और बिल्डिंग्स वगैरह भी ढहने लगते हैं। धमाका बहुत जोर का होता है। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। न्यूक्लियर फ्यूजन जब 2 और मोर देन 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। वहाँ पर भी मास का डिफेक्ट आता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। लगभग 10⁷ to 10⁸ केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराने से पहले न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाया जाता है जिससे कि एनर्जी जो रिलीज हो उससे टेम्परेचर इतना हो जाए देन न्यूक्लियस जो है फ्यूज होकर के बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। जितने भी स्टार्स है इवन सन उसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही हो रहा है। तो एटॉमिक बम हो या फिर हाइड्रोजन बम हो इसमें जान माल की तो हानि होती ही है, साथ ही बिल्डिंग्स वगैरह की भी हानि होती है, टूटते फूटते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन बम में सिर्फ जान माल की हानि होती है, इसका बिल्डिंग्स वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इज। तो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि और वर्ल्ड का है USA का फ्रंटियर। राइट ऑप्शन ए होगा। An artificial satellite is seen just above a fixed position on the equator. This satellite, तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर एक ही पॉइंट पे वो फिक्स्ड है, एक ही पोजीशन पे पोजीशनड है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका मतलब है कि जिस स्पीड से सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसी स्पीड से वो भी रिवॉल्व कर रहा है। तो दोनों का रिवॉल्यूशन पीरियड सेम है। तो रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ इन 1 ईयर। सो राइट ऑप्शन बी होगा। If we hang the pendulum in a vessel filled with a liquid, then the pendulum will oscillate for a long time। नहीं, ये मान लीजिए कि ये पेंडुलम है और ये इसका बॉब है और इसमें एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, और ये इस तरीक़े से कुछ ऑसिलेट कर रहा है इसमें। तो चूँकि लिक्विड में विस्कोसिटी होती है यानी उसके 2 लेयर्स के बीच में एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, तो इस पे एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। अपोजिंग फोर्स लगाने की वजह से ये धीरे धीरे स्लो होते होते रुक जाएगा। तो द पेंडुलम विल स्टॉप सून। राइट ऑप्शन बी होगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ग्लास एंड वाटर डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ग्लास का होता है 1.5 और डायमंड का होता है 2.42। सबसे ज़्यादा डायमंड का हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा c/μ यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। तो इन सब में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो वाटर में लाइट का स्पीड सबसे मैक्सिमम होगा और डायमंड में वाटर का स्पीड सबसे मिनिमम होगा। तो यहाँ से डायमंड में तो यहाँ से बी ऑप्शन सही आ रहा है। डायमंड में सबसे स्पीड कम होगा, उससे ज़्यादा ग्लास में, सबसे ज़्यादा वाटर में होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेट्स गुटेनबर्ग इन कोहेरेंस अपार्ट। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है कोर एंड मेंटल के बीच में, यानी मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में। राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ दीज कंट्रीज इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो सी चैनल फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो वो है श्रीलंका। राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री रेंज। तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स द इंडोनेशिया आइलैंड्स ऑफ सुमात्रा फ्रॉम मलेशिया। तो वो है मलक्का स्टेट। राइट ऑप्शन सी होगा। बॉब अल मंदेब, यानी ये मतलब मलक्का जो है मलय पेनिनसुला एंड सुमात्रा को अलग करता है, मलक्का स्टेट।
इसके बाद ये जिब्राल्टर जो है ये अलग करता है यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट जो है ये अलग करता है हडसन बे को लेब्राडोर सी से, हडसन बे को लेब्राडोर सी से अलग करता है हडसन स्ट्रेट। और बॉब अलमंदेब जो है ये गल्फ ऑफ एडन को अलग करता है रेड सी से। What is the reason for the change of season? Rotation of Earth on its axis and rotation around the sun. Rotation of Earth around the sun. Rotation of Earth around the sun and tilting of its orbit. ये सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following is an example of rain shadow region? Eastern slope of the Western Ghat ये है rain shadow region। Northern slope of the Himalayas ये भी है। अरावली टू वेस्टर्न राजस्थान ये भी है। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू हाउ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट टुवर्ड्स द सी। तो वो होता है 12 नॉटिकल माइल तक, और 1 नॉटिकल माइल इक्वल होता है 1.852 किलोमीटर। तो इसमें यदि हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है लगभग 21.9 किलोमीटर। राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following UNESCO Biosphere Reserve is the source of the 3 major river system? नर्मदा, जोहिला एंड सोन रिवर। तो वो है अचानकमर और अमरकंटक। अचानकमर अमरकंटक राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following is the cold water current of the Atlantic Ocean? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यूएसए के फ्लोरिडा के पास फ्लो करने वाला जो फ्लोरिडा करंट है यह एक वार्म करंट है। ब्राज़ील करंट जो साउथ अटलांटिक ओशियन में ये फ्लो करता है, तो ब्राज़ील करंट जो है एक वार्म करंट है, कोल्ड करंट नहीं। यहाँ फॉकलैंड करंट जो है ये भी साउथ अटलांटिक ओशियन में ही है, ये कोल्ड करंट है फॉकलैंड करंट। राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following cities has been targeted for the announcement of मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2? तो ऑनरिंग दी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हाउस ये सही है। टैप वाटर इन एवरी हाउस ये भी सही है। पेव्ड स्ट्रीट एंड ड्रेन इन एवरी हाउस ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। हरित जीविका हरित बिहार कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? तो ये लॉन्च किया गया है जीविका इन कोलैबोरेशन विथ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। राइट ऑप्शन ए होगा। व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार एज पर द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट? तो वो है 54,383 रुपीज़। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट इज? तो वो हैं जस्टिस विनोद चंद्रन। राइट ऑप्शन ए होगा। हु वाज द कमिश्नर ऑफ पटना ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? वो था विलियम टेलर। राइट ऑप्शन ए होगा। इन विच ऑफ दीज टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न बिहार इज फाउंड? शतपथ ब्राह्मण में पाया जाता है, महाभारत में भी पाया जाता है, सांख्यायन आरण्यक में भी पाया जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। Which is false with reference to बिहार? Which is false with reference to बिहार? लोकसभा सीट 40 है, ये सही है। असेंबली सीट 243 है, ये भी सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट्स हैं, तो ये भी सही है। नॉन ऑफ दी अबव, इसमें से तीनों सही है तो कोई भी फॉल्स नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। तेराई इंट्रेंस ऑफ बिहार इज वाइड मोर देन पैरेलल टू दी नदर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, ये सही है। पैरेलल टू द इंडो नेपाल बॉर्डर, ये भी सही है। पैरेलल टू द ईस्टर्न एज ऑफ द रोहतास प्लेटू, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन डी होगा। सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज ओल्डर देन पारसनाथ हिल, ये सही है। ओल्ड लाइफ विलेज फ्रॉम प्लेस हिल, ये भी सही है। ओल्डर देन खड़गपुर हिल, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन डी होगा। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर बिहार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 4? तो वो है 2023 से 2028 तक। राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट? त्रिवेणी कैनाल, देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण,
ये सही है। ईस्टर्न सोन कैनाल देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद, ये भी सही है। वेस्ट कोसी कैनाल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है बेगूसराय, दरभंगा एंड मधुबनी, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट, तो तीनों सही है। तो ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है नॉन ऑफ द एबव। तो एरर है इस क्वेश्चन में कुछ। विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वेयर इरिक सिल्क इज प्रोड्यूस्ड, भागलपुर, राइट ऑप्शन ए होगा। पेयर्स ऑफ सम सिटीज ऑफ बिहार एंड देयर रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंटेड, फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। हाजीपुर में प्लाईवुड इंडस्ट्री है, ये सही है। समस्तीपुर में पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, ये भी सही है। पूर्णिया में जूट इंडस्ट्री है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट रॉन्ग पेयर हमें चूज करना है, तो कोई भी रॉन्ग नहीं है। तो नॉन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। इन केस ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इट इज़ फॉल्स, मुजफ्फरपुर सुजानी एम्ब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है, ये सही है। गया स्टोन क्राफ्ट के लिए, ये सही है। दरभंगा हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए नहीं, हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए नहीं, मधुबनी पेंटिंग के लिए है, तो ये गलत है। पटना टिकुली पेंटिंग के लिए, ये सही है। तो इसमें से फॉल्स जो है वो सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन बिहार, तो मैक्सिमम नंबर जो है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो गया डिस्ट्रिक्ट में है। गया का यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए, गया का वेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे गया ही होगा ना, GAYA। तो यदि गया होगा तो बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, 20th एशियन गेम्स 2026 जापान के नगोया में होगा, ये सही है। 23rd फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 USA, कनाडा एंड मैक्सिमो में होगा, ये सही है। तो बोथ ए एंड बी, राइट ऑप्शन सी होगा। वेयर वाज द 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड, तो जेनेवा में हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। नोन एज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया जाना जाता है CNR राव को। CNR राव का मतलब होता है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। CNR राव को, यानी CNR राव ऐसे तीसरे साइंटिस्ट रहे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, CV रमन एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, पॉल्यूटेंट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, आर्सेनिक का पॉल्यूशन पाया जाता है पटना, भोजपुर एंड खगड़िया में, ये सही है। नाइट्रेट अरवल, बांका एंड भागलपुर में, ये भी सही है। आयरन ऑल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में पाया जाता है, तो ऑल ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आस्था IAS के फुल सिलेबस टेस्ट 1 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन का पार्ट 2। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसके बाद से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व नहीं करेंगे,